Hello everyone, welcome back to Making Law Lit, where we make law concepts simple, clear, and yes, a little bit lit as well. So last video maybe we talked about this topic thoda briefly, but here we are going to take a step further and talk about essentials of a valid contract थोड़ा और डिटेल मैनर में. तो ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ. जब तक आप इस टॉपिक को नहीं समझोगे कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब और कैसे बनता है, तब तक इट विल जस्ट बी लाइक यू मेमोराइजिंग द सेक्शंस विदाउट नोइंग कि व्हाट इज एक्चुअली होल्डिंग देम टुगेदर. चलो जी, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू मेक द नोट साथ साथ. लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 10 पहले. ये सेक्शन हमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कोर एलिमेंट्स के बारे में बताता है. तो सेक्शन 10 सेज all agreements are contract if they are made with free consent of parties who are competent to contract for lawful consideration and a lawful object and are not expressly declared to be void. So basically law यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, बॉस तुम्हें अग्रीमेंट बनाना है ना, तो बस ये 6 चीज़ें मुझे चाहिए ही चाहिए. तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए हमें जो मसाले चाहिए, एसेंशियल्स जो हमें चाहिए, दोज आर फ्री कंसेंट, competent parties, lawful consideration, lawful object, not declared as void, and proper legal formalities if they are required. So I've already explained this slide in the last video as well. If you're finding it a bit difficult to learn this chart, so don't worry, I've shared a mnemonic in that video to help you remember all the essentials very easily. So don't forget to check that video out for a quick revision. तो चलो लेट्स टॉक अबाउट हमारा पहला एसेंशियल विच इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. 2 clause A and 2 clause B of our ICA talks about both of these terms. 2 clause A बात करता है प्रपोजल के बारे में. तो जब भी मैं आपको कोई भी बेयर एक्ट की डेफिनेशन पढ़ाऊंगी, उनको मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी सो दैट आप भी उसको बेटर मैनर में समझ पाओ. First part says when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything. मतलब A और B है. अब A ने बोला ही इज रेडी टू डू समथिंग, फॉर एग्जाम्पल सेल हिज कार. ठीक है. अब एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग का मतलब है नॉट टू डू समथिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो वो फाइल नहीं करेगा केस, या किसी और कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा फॉर XYZ पर्पस. Second part states with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is set to make a proposal. तो सिंपल मैनर में ये बोल रहा है द वन हु इज मेकिंग द ऑफर ही शुड डू इट विद द इंटेंशन कि द अदर पर्सन अग्रीज टू हिज प्रपोजल. ऐसा नहीं है कि वो एक रैंडम स्टेटमेंट बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता. इट शुड बी अ वेरी सीरियस वन एंड विद द इंटेंशन टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब ए की इंटेंशन होनी चाहिए कि बी मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर ले और मेरा जो भी प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर ले. नाउ टू भी बात करता है प्रॉमिस के बारे में. इट सेज when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal, when accepted, becomes a promise. हमने एक एग्जाम्पल देखा था जहाँ ए ने बी को प्रपोजल दिया था, राइट. अब जब बी क्लियरली हाँ बोलता है और अग्री करता है तो वो क्या दे रहा है, अपना असेंट दे रहा है यहाँ पे. तो जब वो असेंट दे देगा तब दिस प्रपोजल गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉमिस. मतलब व्हेन द प्रपोजल गेट्स एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस. चलो जी, अब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ डिस्कस करते हैं विच इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी. फैक्ट्स इस केस की कुछ ऐसे हैं कि कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी गिव एन एडवर्टाइजमेंट अगर उनकी मेडिसिन स्मोकबॉल कोई कंज्यूम करेगा और स्टिल उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो द कंपनी वुड गिव दैट पर्सन £100. तो एक तरह से दिस वाज एन ऑफर, राइट. अब इस ऑफर को मिसेस कार्लिल ने एक्सेप्ट कर लिया एंड शी कंज्यूम द मेडिसिन एज पर द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड. स्टिल उनको वो फ्लू हो गया. तो अब इसी बात पे मिसेस कार्लिल ने फाइल कर दिया है केस अगेंस्ट द कंपनी एंड शी सेड कि लाओ भाई अब मेरे रिवॉर्ड के £100 मुझे दे दो. अब इस केस के दो इश्यूज थे. वाज द कंपनी लीगली बाउंड टू पे हर द रिवॉर्ड, और दूसरा वाज देयर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो कोर्ट ने बोला कि येस देयर वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. क्यों? क्योंकि कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी ने ऑफर दिया था, मिसेस कार्लिल ने उसको एक्सेप्ट करा था, तो इसीलिए मिसेस कार्लिल वाज एंटाइटल्ड टू दैट £100. तो हमारा नेक्स्ट एसेंशियल है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. बट ये तो किसी सेक्शन में मेंशन है नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होगा ना. ऐसा तो आप बिल्कुल भी मत सोचना बिकॉज ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. अगर आपको किसी के भी साथ लीगल रिलेशन क्रिएट करना है तो योर इंटेंशन डेफिनेटली मैटर्स देयर.
बट अगर आप वो इंटेंशन लैक कर जाते हो तो वो सिर्फ एक डोमेस्टिक या सोशल प्रॉमिस रह जाएगा और वो कभी भी लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट केसेस है, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर एंड जोन्स वर्सेस बैडवैटन। दोनों ही केसेस मैंने बड़े ही डिटेल मैनर में लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। नेक्स्ट एसेंशियल है लॉफुल कंसिडरेशन। ये मेंशन है सेक्शन 2D ऑफ आर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये बोलता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होता है जब उसमें कंसिडरेशन हो, मतलब एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप हो। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलता है, या तो वो सर्विस हो सकती है या तो वो पैसे हो सकते हैं। अब इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से। ए बोलता है बी से, भाई प्लीज डिलीवर दिस डॉक्यूमेंट फॉर मी एंड इन रिटर्न आप मुझसे 500 रुपीज ले लेना। तो बी के लिए दिस इज अ डेट्रीमेंट एंड अ बेनिफिट टू, क्योंकि उसको जाके वो डॉक्यूमेंट डिलीवर करना है, एंड बेनिफिट इसलिए है क्योंकि ही इज गेटिंग 500। बट ए के लिए दिस इज अ प्रॉपर बेनिफिट क्योंकि बी इज प्रोवाइडिंग हिम अ सर्विस। अब इसमें जो केस लॉ है दैट इज करी वर्सेस मीसा। इस केस ने लॉफुल कंसिडरेशन की एक बहुत ही ज्यादा क्लासिक डेफिनेशन प्रोवाइड करी थी। कोर्ट ने बोला कंसिडरेशन या तो बेनिफिट हो सकता है एक पार्टी के लिए, जैसे हमने देखा ए के लिए बेनिफिट था क्योंकि बी ने उसको सर्विस प्रोवाइड करी, या तो डेट्रीमेंट या लॉस या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है जो दूसरी पार्टी लेती है, जैसे बी ने ली रिस्पॉन्सिबिलिटी की ठीक है मैं डिलीवर कर दूंगा। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे एक म्यूचुअल एक्सचेंज की बात हो रही है, और यहाँ पे अगर ये म्यूचुअल एक्सचेंज लैक कर जाता है तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट एसेंशियल है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। बट पहले आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या एक बच्चा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। जिसने बता दिया वेरी गुड, और बाकी जिसने नहीं बताया चलो चल के सेक्शन 11 से पूछते हैं। सेक्शन 11 सेज अ पर्सन कैन ओनली एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट जब वो मेजर हो, मतलब 18 इयर्स एंड अबव हो। दूसरा जो साउंड माइंड का हो, मतलब व्हेन दैट पर्सन इज एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ही और शी शुड नो कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। उसको समझ आना चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट किस बारे में है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। थर्ड है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसको लॉ ने पहले ही बैन कर रखा हो कि नहीं आप तो कुछ लीगली कर ही नहीं सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इंसॉल्वेंट। चलो जी, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ डिस्कस करते हैं, विच इज मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। तो फैक्ट्स इस केस के कुछ ऐसे हैं कि धर्मदास जी जो थे ही वाज अ माइनर एंड स्टिल उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी टू अ मनी लेंडर नेम्ड ब्रह्मदत्त फॉर ₹20,000। अब जो मॉर्टगेज डीड बनी थी वो बनी थी मोरी बीबी के नाम पे, जो थी मदर ऑफ आर मनी लेंडर। अब मनी लेंडर के एजेंट को तो पता था दैट धर्मदास वाज अ माइनर, तो व्हाट धर्मदास डिड, उन्होंने ₹8,000 ले लिया आउट ऑफ दैट 20,000 का अमाउंट, एंड लेटर ही रिफ्यूज टू पे द अमाउंट बैक एंड क्लेम्ड कि ये तो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है बिकॉज ही इज अ माइनर। तो ब्रह्मदत्त ने भी अपनी मदर के थ्रू सूट फाइल करवा दिया कोर्ट में फॉर रिकवरी ऑफ मनी एंड सेड कि जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है वो उनको मिल जानी चाहिए। अब इशू ये बना इस केस का, वाज द मॉर्टगेज एग्जीक्यूटेड बाय अ माइनर कंसिडर्ड एज वैलिड एंड एनफोर्सिएबल अंडर द लॉ। तो कोर्ट ने बोला बिकॉज धर्मदास माइनर है इसीलिए ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 11 ऑफ आर आईसीए। देयरफॉर जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड एब इनिशियो था, मतलब शुरू से ही इट वाज वॉइड एंड मॉर्टगेज कुड नॉट बी इन्फोर्स्ड। नेक्स्ट एसेंशियल है फ्री कंसेंट। तो आपने ये तो सुना होगा ना कि कंसेंट तो दी थी बट अपनी मर्जी से नहीं दी। तो क्या इस टाइप के कंसेंट वैलिड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसका आंसर हमें मिलता है फ्रॉम सेक्शन 13 टू सेक्शन 22। Section 13 says consent means when two parties agree upon the same thing in the same sense. मतलब दोनों पार्टीज को मन से हाँ बोलना इज वेरी इंपॉर्टेंट विदाउट एनी प्रेशर, थ्रेट या धोखा। नेक्स्ट है सेक्शन 14 जो बात करता है फ्री कंसेंट के बारे में। फ्री कंसेंट तभी मानी जाती है जो उसमें किसी भी टाइप का फ्रॉड या फोर्स ना यूज करा हो टू ऑब्टेन द कंसेंट। बट अगर उसमें इन पांचों में से एक भी चीज प्रेजेंट होती है ना तो इट वोंट बी कंसिडर्ड एज अ फ्री कंसेंट। पहला है कोअर्जन, मतलब यूज ऑफ एनी फोर्स या थ्रेट टू ऑब्टेन द कंसेंट। दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब किसी ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज करा टू ऑब्टेन योर कंसेंट। थर्ड है फ्रॉड, मतलब इंटेंशनली कुछ आपको गलत बता दिया। फोर्थ है मिसरिप्रेजेंटेशन, अगेन इंटेंशनली कुछ गलत दिखा दिया आपको। फिफ्थ है मिस्टेक, मतलब दोनों या किसी एक पार्टी ने गलत अंडरस्टैंड कर लिया कॉन्ट्रैक्ट को। अब मिस्टेक जो हो सकती है वो तीन तरह की हो सकती है। पहला है बायलैटरल मिस्टेक, मतलब दोनों पार्टीज ने ही गलत इंटरप्रेट कर लिया फैक्ट को और इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो गया।
सेकंड है मिस्टेक ऑफ लॉ। तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मतलब आप लॉ को गलत इंटरप्रेट कर रहे हो और उसके बेसिस पे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो इट वोंट बी कंसिडर्ड एज वैलिड। थर्ड है मिस्टेक बाय वन पार्टी। मतलब यूनिलैटरल मिस्टेक। व्हेन वन पार्टी इज एट फॉल्ट तो जनरली कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, बट अगर वो गलती आइडेंटिटी की हो या नेचर ऑफ अग्रीमेंट से रिलेटेड हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी हो सकता है। अब कंसेंट से रिलेटेड जो केस हम लोग पढ़ेंगे दैट इज चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम शेषम्मा। फैक्ट्स इस केस के कुछ ऐसे थे। देयर वाज अ पर्सन नोन एज चिक्कम अमीराजू। उसने अपनी वाइफ शेषम्मा और ब्रदर पर प्रेशर बिल्ड करा कि अगर वो अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं करेंगे तो वो सुसाइड कर लेगा। तो अब इसी डर से वाइफ और ब्रदर ने ये रिलीज डीड पर साइन कर दिया था। अब इसका लीगल इशू ये बना, क्या सुसाइड करने की धमकी देना इज कंसिडर्ड एज कोर्जन एज पर सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट यस सुसाइड की धमकी देना इज कंसिडर्ड एज कोर्जन। मतलब अब अगर अग्रीव पार्टी मतलब वाइफ और ब्रदर चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करवा सकते हैं। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल करे और बोले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो वरना मैं कुछ अपने साथ गलत कर लूंगा, तो डोंट वरी, लॉ आपके साथ है। नेक्स्ट एसेंशियल की बात करते हैं विच इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ कंसिडरेशन का लीगल होना काफी नहीं होता है, उसका पर्पस भी लीगल होना चाहिए। सेक्शन 23 बोलता है अग्रीमेंट तभी वैलिड होते हैं जब उसका ऑब्जेक्ट मतलब उसका पर्पस लॉफुल होता है। अगर उसका पर्पस लॉ के अगेंस्ट हो, फ्रॉडुलेंट हो, किसी और के राइट्स को हार्म कर रहा हो, इमोरल या इलीगल पर्पस सर्व कर रहा हो या अगेंस्ट जो पब्लिक पॉलिसी के, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वॉइड होते हैं नेचर में। अब हमारा नेक्स्ट एसेंशियल है सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी। सेक्शन 29 बात करता है सर्टेनिटी के बारे में। इट सेज अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्लियर, डेफिनेट एंड अगर वेग हुआ तो वो वॉइड माना जाएगा। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स अनक्लियर, वेग, एम्बिगस हुए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। दोनों पार्टीज को ये पता होना चाहिए अच्छे से कि व्हाट इज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 56 बात करता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में। इट सेज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड। ये बेसिकली ये समझा रहा है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे और आपको पता है उस टाइम की ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि ये एक्ट इम्पॉसिबल हो जाए, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एब इनिशियो रहेंगे। मतलब शुरू से ही इट विल बी सीन एज वॉइड। बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे कोई अनफोर्सीन इवेंट हो जाता है जिससे पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल, तो इट विल बिकम वॉइड ड्यू टू द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अनफोर्सीन का मतलब होता है कोई ऐसा इवेंट हो जाना जो हमने कभी एक्सपेक्ट ना करा हो, जैसे कि बीच में कोविड-19 आ गया था, वॉर हो गई थी, अर्थक्वेक आ जाना, फ्लड आ जाना, तो दीज आर कंसिडर्ड एज अनफोर्सीन इवेंट। तो इस एसेंशियल का सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है टेलर वर्सेस कॉल्डवेल। कॉल्डवेल को अपना एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करवाना था, इसलिए ही एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद टेलर टू रेंट अ म्यूजिक हॉल। बट कॉन्सर्ट होने से पहले ही उस म्यूजिक हॉल में आग लग जाती है जिससे वो बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसी बात पे टेलर ने कॉल्डवेल के अगेंस्ट एक सूट फाइल कर दिया फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम करा कि जो भी आज तक उसने लॉसेस और जो भी एक्सपेंसिव उसने आज तक इस प्रिपरेशन में लगाए हैं वो उसको वापस मिलने चाहिए। तो इशू ये बना कि क्या टेलर इज लायबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल ड्यू टू सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड हिज हैंड। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये तो एक इम्प्लाइड कंडीशन पे बेस्ड था ना, अगर म्यूजिक हॉल होता तभी तो कॉन्सर्ट होता, बट अब तो म्यूजिक हॉल ही डिस्ट्रॉय हो गया तो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल। therefore Caldwell was not considered as liable। तो अब हमारा नेक्स्ट एसेंशियल है नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड। एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड कंसिडर किया जाता है जब उसमें ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट और फ्री कंसेंट जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बट अगर एग्रीमेंट माइनर के साथ होता है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन के लिए होता है, या किसी मैरिज, ट्रेड या लीगल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है, या फिर बेटिंग जैसी चीज़ों के लिए करा जाता है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स लॉ कहता है कि वो वॉइड है और इन्फोर्स नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सेक्शंस की लिस्ट प्रोवाइड करी है, प्लीज़ रेफर दीज सेक्शंस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू लीगल कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो, खुश रहो।